नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है दादी माँ की वसीयत, एक माँ की दर्द भरी कहानी। आज बगीचे की आराम कुर्सी पर बैठकर रोहित, जो कि लगभग 60 वर्षीय एक बुजुर्ग थे, चाय की चुस्की लेते हुए कुछ खोए खोए से लग रहे थे। साथ बैठी उनकी पत्नी पद्मा ने उन्हें ऐसे बैठे देखकर झंझोड़ कर कहा, आप फिर दादी की यादों में खो गए। रोहित जैसे सोते से जागे, उन्होंने चौंक कर कहा, हाँ रे, आज बड़े दिन बाद दादी की याद बड़ी शिद्दत से आ रही है। क्या तू भूल गई? अगर दादी ना होती तो आज ना हम दोनों पति पत्नी होते, ना ही हमारे पास इतनी बड़ी संपत्ति होती। तू वैसे ही नौकरानी रहती और मैं भी कहीं छोटी मोटी नौकरी कर रहा होता। बात आज से लगभग 35 साल पुरानी है। रोहित अपने गांव में रहता था, बेरोजगार था। पिता की पेंशन पर घर मुश्किल चलता था। लाख कोशिशों के बावजूद उसे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। पिता भी उसके भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। पिछले कुछ दिनों से पिता बीमार चल रहे थे। रोहित अपनी नौकरी की उधेड़ बुन में लगा हुआ था। आज अचानक चाय के टपरे में उसे बचपन का दोस्त हरीश दिखाई दिया। हरीश शहर में रहकर नौकरी करता था। उसे यहाँ देखकर रोहित को आश्चर्य हुआ। वो उसके पास गया और बोला, अरे हरीश, तू कब आया रे? हरीश भी उसको देखकर खुश हो गया। दोनों चाय पीते हुए बातें करने लगे। रोहित ने बातों बातों में हरीश से अपनी परेशानी बताई तो कुछ सोचकर वो बोला, तू मेरे साथ शहर चल सकता है क्या? रोहित बोला, क्या वहाँ शहर में मेरे लिए एक नौकरी की कोई व्यवस्था तू कर सकता है? हरीश बोला, मेरा एक मित्र है जो बड़ा जुगाड़ू है, मैं उससे बात करके तुझे खबर करता हूँ। रोहित मन में आशा लिए घर लौटा। हाथ मुंह धोकर खाने बैठा तो रोहित मुस्कुरा रहा था। पिता ने यूं ही पूछा, क्या बात है बेटे, आज बड़ा खुश दिख रहा है? रोहित बोला, हाँ बाबूजी, आज चाय के टपरे पर हरीश मिला था। बोला शहर में मेरे लायक कोई नौकरी ढूंढ देगा। इस बात को एक हफ्ता गुजर गया। रोहित रोज हरीश के फ़ोन का इंतज़ार करता, मगर कोई खबर नहीं आ रही थी। रोहित रोज़ अखबार में भी नौकरी के विज्ञापनों को देखता रहता था। वो इतना परेशान हो चुका था कि कोई भी नौकरी करने को तैयार था। आज उसकी नज़र एक विज्ञापन पर पड़ी जिसमें एक बुजुर्ग महिला की देखभाल के लिए केयर टेकर की आवश्यकता थी। उनके साथ 24 घंटे उनके ही घर पर रहकर उनकी देखभाल करना था और समय पर दवाई देना, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना, समय पर चेकअप कराने ले जाना इत्यादि काम करना था। नीचे एक फ़ोन नंबर दिया था जिसमें संपर्क करना था। रोहित ने विज्ञापन देखा और सोचा कि जब तक कोई ढंग की नौकरी न मिले वो इस काम को जिम्मेदारी से कर सकता है। उसने पिताजी से बात की तो वे हिचकिचाते हुए बोले, बेटा, पता नहीं वो महिला कैसी हालत में है, तुझे कहीं उनके मल मूत्र त्याग की व्यवस्था न करनी पड़े, और फिर महिला के लिए पुरुष केयर टेकर वे लोग रखेंगे या नहीं? मगर रोहित बोला, उन्होंने तो ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि इस काम के लिए उन्हें महिला केयर टेकर ही चाहिए, इसलिए मैं बात करके देखता हूँ, यदि जमा तभी जाऊँगा। उसने हरीश को फ़ोन लगाया क्योंकि उसी शहर का पता दिया था और किसी परिचित की जमानत भी चाहिए गई थी। हरीश ने पता लगाकर उसे वापस फ़ोन करके बताया कि उसके परिचित के किसी रिश्तेदार को ही चाहिए। वे विदेश में रहते हैं। उनकी लगभग 75 वर्षीय बुजुर्ग माता जी अकेले यहाँ रहती हैं, जो वैसे तो स्वस्थ हैं और चल फिर लेती हैं, मगर फिर भी उनकी उम्र को देखते हुए वे सावधानीवश एक केयर टेकर रखना चाहते हैं और उन्होंने पुरुष केयर टेकर को प्राथमिकता दी है, इसलिए वो चाहे तो इस नौकरी को कर सकता है। हरीश ने अपनी जमानत पर रोहित के लिए वो नौकरी पक्की करवा दी। रोहित अगले दिन रवाना हो गया। वहां जाकर उसने देखा बुजुर्ग महिला सामान्य रूप से स्वस्थ हैं। उनको मात्र हार्ट की समस्या थी, इसलिए सावधानी आवश्यक थी। रोहित ने अपना परिचय दिया तो उन्होंने घर की काम वाली पद्मा को आवाज़ देकर बुलाया और रोहित के रहने का कमरा दिखाने और उसके लिए चाय बनाने को कहा। पद्मा एक लगभग 22 वर्ष की साधारण नाक नक्श वाली युवती थी जो अनाथ थी और बचपन से उन बुजुर्ग महिला के पास ही पली थी। पद्मा आई और रोहित को ऊपर से नीचे तक देखकर उसे अपने साथ आने को कहकर उसका कमरा दिखाने ले गई। वो बड़बड़ाती जा रही थी कि देखें कब तक टिकेगा ये। रोहित चुपचाप सब सुनता रहा। थोड़ी देर में पद्मा उसके लिए चाय रख गई। चाय रखते हुए भी वो यही बड़बड़ा रही थी कि देखो कितने दिन टिक पाते हो, तुमसे पहले 2 और आए थे मगर 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं टिके। दरअसल आज तक इस घर में पद्मा का एक छत्र राज्य था और अब उसे उसमें सेध लगती दिख रही थी।
इसलिए वो उद्विग्न थी और वो किसी को भी अपने राज्य में दखलंदाजी की इजाज़त नहीं देना चाहती थी। सो कुछ न कुछ ऐसा करती थी कि अगला खुद ही तंग आकर काम छोड़ देता था। रोहित ने बड़ी दक्षता से बुजुर्ग महिला का काम संभाल लिया। वो उन्हें पद्मा की देखा देखी दादी संबोधित करने लगा। वो बाजार से सामान लाता तो पद्मा साथ जाती, रास्ते भर बड़बड़ करती और धमकाती जाती कि बाजार के पैसे में गोलमाल करोगे तो दादी से शिकायत कर दूंगी। वो बाजार पैदल ही जाती और पैदल ही लौटती थी। वो सारा सामान भी रोहित से उठवा कर लाती। ऐसे ही दोनों की नमक मिर्च युक्त नोक-झोंक कब प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। ये बात दादी से भी नहीं छुप सकी। वे उन दोनों के इस छुपे प्रेम की अकेले साक्षी थी। दिन ऐसे ही कट रहे थे, सभी लोग हंसी खुशी रह रहे थे। एक दिन अचानक दादी की एक सहेली सुधा दादी से मिलने आई। उसने रोते हुए बताया कि उनके विदेश में रह रहे बेटे ने उनकी जानकारी के बगैर उनका मकान बिल्डर को बेच दिया है और उन्हें वृद्धाश्रम चले जाने को कह दिया है। दादी ने पूछा मकान किसके नाम से था, तो उन्होंने बताया कि उनके पति ने लाड जताते हुए बेटे के नाम से ही सारी संपत्ति कर रखी थी। दादी बोली फिर तो अब कुछ भी नहीं हो सकता। वे 2 दिन दादी के पास रहकर आखिर चली गई वृद्धाश्रम। दादी भी मन में विचार करने लगी कि क्या मेरा बेटा भी ऐसा कर सकता है। फिर खुद ही बोली अरे नहीं, एक तो वो वैसा लालची नहीं है और फिर संपत्ति भी तो मेरे नाम से है। दादी की 1-2 दिन के अंतराल में अपने बेटे से जो विदेश में था बात होती रहती थी। समय के अंतर के कारण अक्सर बात रात के 10 बजे के करीब होती थी। ऐसे में रोहित और पद्मा उन्हें अकेले छोड़ देते थे। इधर कुछ दिनों से दादी जब बेटे से बात करती तो उनकी आवाज़ ऊंची होने लगी थी। रोहित ने पद्मा से कहा लगता है दादी भाई साहब पर नाराज़ हो रही हैं, मगर उन्हें कुछ समझ नहीं आता था क्योंकि वे दूसरे कमरे में रहते थे। मगर उनकी समझ में आ रहा था कि यहाँ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक दिन दोपहर में अचानक कॉल बेल बज उठी। रोहित ने दरवाज़ा खोला। सामने एक अपरिचित सा व्यक्ति, देखने में गुंडा सा लगने वाला व्यक्ति खड़ा था। वो रोहित को धकिया कर अंदर आया और जोर जोर से आवाज़ दी चाची मैं कल्लू, भैया ने कल रात बताया होगा ना मेरे बारे में। मैं सब बात पक्की करके आया हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत करना। मेरे होते आपको इस प्रॉपर्टी की सही कीमत मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने अपने परिचित बिल्डर से बात कर रखी है और हाँ, आपके लिए शहर के सबसे बढ़िया वृद्धाश्रम का कमरा भी देख आया हूँ। आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। रोहित चौंका, उसने कुछ कहना चाहा। इतने में दादी अंदर से बड़बड़ाती हुई बाहर आई और बोली देखो कल्लू, तुम पहले भी आए थे और मैं तुमको पहले भी कह चुकी हूँ कि मेरे जीते जी ये मकान नहीं बिकेगा। मैं यहाँ डोली में बैठकर आई थी, अब अर्थी में ही जाऊँगी, इसलिए तुम जाओ, तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। कल्लू धूर्ततापूर्वक मुस्कुराते हुए बोला अरे चाची छोड़ो ना ये दकियानुसी बातें। भैया ने एग्रीमेंट के पेपर बनाने को बोल दिया है, मैं कल परसों में बना लाऊंगा। आप बस दस्तखत कर देना, पैसे भैया के अकाउंट में पहुंच जाएंगे। दादी चीखी तू जाता है या नहीं? तो वो बेशर्मी से हंसते हुए बोला चला जाऊंगा चाची, गर्मी बहुत है, थोड़ा पानी तो पिला दो। अब रोहित ने उसे धकिया कर कहा दादी ने तुमको जाने को बोल दिया ना, अब तुम जाओ वरना ठीक नहीं होगा। कल्लू गुस्से में फुफकारता हुआ बोला तू ठीक नहीं कर रहा लड़के, तू मुझे जानता नहीं है, ये मेरा इलाका है, तुम लोगों का रहना नामुमकिन कर दूंगा। रोहित ने उसे बाहर निकालकर दरवाज़ा लगा दिया। दादी हाफ रही थी। पद्मा पानी ले आई। रोहित ने पंखा फुल स्पीड में चला दिया और डॉक्टर को फ़ोन कर दिया। डॉक्टर साहब आए, उन्होंने चेकअप करके उन्हें एक इंजेक्शन लगाया और किसी प्रकार की उत्तेजना से बचाने को कहा। बोले ज़्यादा उत्तेजित होना उनके लिए खतरनाक हो सकता है। अगले दिन दादी रोहित को लेकर अपने वकील के पास गई। रोहित बाहर ही रुक गया। लगभग 1 घंटे बाद दादी बाहर आई तो बड़ी निश्चिंत सी लग रही थी। उस रात दादी की अपने बेटे से फिर खूब बहस हुई। उनकी तेज़ आवाज़ सुनकर रोहित और पद्मा दौड़कर उनके कमरे में पहुंचे तो देखा दादी बेटे को कह रही थी कि तू कौन होता है मेरे पति के मकान को बेचने वाला। मैं कह चुकी हूँ मेरे जीते जी ये मकान नहीं बिकेगा। ये मकान मेरे पति ने मेरे नाम किया हुआ है और इसे बेचने का तुझे कोई हक नहीं है। इतना कहकर दादी ने फ़ोन रख दिया।
उसके बाद बेटे का फोन कुछ दिन आना बंद हो गया। कुछ दिन बाद दिवाली आई। दादी ने पद्मा और रोहित के साथ मिलकर पूरे घर को दियों से सजाया और छत पर जाकर फुलझड़ियाँ जलाकर दिवाली मनाई। बहुत खुश थी दादी, मगर उन्हें फटाके के धुएं और शोर से तकलीफ हो जाती थी। हार्ट वैसे ही कमज़ोर था, ज़्यादा शोर से उनकी धड़कन बढ़ जाती थी जो खतरनाक था, और पटाखे के धुएं से उनकी सांस फूलने लगती थी। फूलझड़ी जलाकर वे लोग छत से नीचे उतर आए और खाना खाकर दादी रात 11 बजे के करीब सोने की तैयारी करने लगी। इतने में धड़ाम धड़ाम की तेज आवाज़ घर के ठीक दरवाजे के पास से आने लगी। रोहित ने दरवाज़ा खोलकर देखा। नशे में धुत कल्लू और उसके 4 साथी मिलकर बड़े बड़े फटाके उनकी बाउंड्री के नज़दीक फोड़ रहे थे। रोहित ने मना करना चाहा तो कल्लू ने धमकाते हुए कहा, सुन बे, तेरे बाप की ये जगह नहीं है, बल्कि सरकारी है। हमें यहाँ पटाखे फोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। वे लोग और भी ज़्यादा पटाखे एक साथ फोड़ने लगे। रोहित बाहर निकलकर उन्हें समझाना चाहा, मगर किसी तरह दादी और पद्मा उसे खींचकर अंदर लाई। दादी ने रोहित को मना किया कि उनके मुंह न लगे और वे अपने कमरे में चली गईं। पद्मा रोहित को लेकर अंदर चली गई। दोनों ने मिलकर सभी खिड़की दरवाजे अच्छी तरह बंद कर दिए और दादी को नींद की गोली देकर सुला दिया। रोहित उनके पैरों के पास ही बैठ गया और हल्के हल्के उनके पैर दबाने लगा। इससे उन्हें गहरी नींद आ गई। पटाखे अभी भी बदस्तूर चल रहे थे और सोते हुए भी दादी पटाखों की आवाज़ से चौंक उठती थी। रात जैसे तैसे कटी। सुबह पद्मा चाय लेकर कमरे में आई तो देखा रोहित दादी के पैरों के पास जमीन पर बेसुध पड़ा हुआ है। दरअसल सारी रात दादी की देखभाल करते हुए आखिर भोर में किसी समय उसकी आंख लग गई थी। दादी ने सुबह की चाय पी और रोहित को एक चादर उड़ा देने को बोला। पद्मा जब चादर उस पर डाल रही थी तो उसकी नींद खुल गई। वो उठ बैठा। पद्मा अपने और उसके लिए चाय ले आई। चाय पीते हुए रोहित दादी से बोला, दादी आप मुझे आज्ञा दो, मैं उस गुंडे को एक दिन में सीधा कर दूंगा। दादी बोली, बेटा तू उसको नहीं जानता, वो बहुत बड़ा गुंडा है और उसके राजनीतिक संपर्क भी बहुत हैं। उस पर हाथ डालने से पुलिस भी कतराती है। तू रहने दे, मैं सब ठीक कर दूंगी। बात आई गई हो गई। कुछ दिन शांति से गुजरे। दादी की बेटे से पुनः बातचीत शुरू हो गई। ये देखकर पद्मा और रोहित दोनों खुश थे, मगर ये शायद तूफान आने से पहले की शांति थी। कल्लू चोट खाए सांप की तरह फनफना रहा था। उसे मालूम हो चुका था कि दादी को पटाखे से तकलीफ होती है। उसने छुप कर वार करने की सोची और मौके की तलाश में रहने लगा। दिवाली के कुछ दिन बाद एक सुबह भोर के लगभग 5 बजे दादी बिस्तर से उठकर बाथरूम तक ही पहुंची होंगी कि अचानक एक बड़ी तेज आवाज़ में पटाखा फूटा, ठीक घर के मुख्य दरवाजे पर। दादी अचकचा कर असंतुलित हुई और सर के बल गिरकर बेहोश हो गई। रोहित आवाज़ सुनकर भागकर अपने कमरे से दादी के कमरे में आया। उसने दादी को बाथरूम के दरवाजे पर गिरा पाया तो उन्हें उठाया और बिस्तर पर लिटाकर तुरंत डॉक्टर को फ़ोन लगाया। थोड़ी देर में आकर उन्होंने चेकअप कर उन्हें फौरन अस्पताल ले जाने को कहा। अस्पताल में जांच के बाद पता चला गिरने से सर पर लगी चोट से हेमरेज हो गया है। 2-3 दिन उसी तरह बेहोश रहकर दादी ने दम तोड़ दिया। रोहित और पद्मा तो जैसे अनाथ हो गए। डॉक्टर साहब ने उनके बेटे को खबर दी। बेटा विदेश से आया और दादी की अंतिम क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद उसने कल्लू को बुलाया। रोहित और पद्मा कल्लू को देखकर चौंके, मगर दादी के बेटे ने उसे अपनी बगल में बिठाया और रोहित और पद्मा को भी सामने बैठाया। रोहित ने कुछ कहना चाहा तो उसने उसे रोक दिया और कल्लू से बोला कि वो पेपर निकाले। कल्लू एग्रीमेंट के पेपर्स तैयार करके ही लाया था। बेटे ने पढ़कर उस पर हस्ताक्षर कर दिए और कल्लू से बोला, लो अब तुम संभालो, आज से ये सब तुम्हारे ज़िम्मे। और हाँ, मेरा भुगतान बैंक में जल्दी जमा करवा दो, जिससे हम फाइनली ये प्रॉपर्टी तुम्हारे हवाले करके फुर्सत पाएँ। मुझे वापस भी जाना है, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। कल्लू बोला, बस आप फिक्र मत करो, आज ही बिल्डर चेक से भुगतान कर देगा। परसों तक आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। दादी के बेटे ने रोहित और पद्मा को देखकर कहा कि आज से तुम दोनों की भी छुट्टी। हाँ, तुम लोगों ने माताजी की बहुत सेवा की है। उसके इनाम के तौर पर मैंने तुम दोनों के लिए 50-50 हज़ार रुपये का चेक बना दिया है। जाने से पहले वे ले लो। रोहित और पद्मा ने एक दूसरे को देखा और एक साथ हाथ जोड़कर बोले,
भाई साहब, हमें दादी का प्यार मिला, वही हमारी कमाई और इनाम है। हमें आपके रुपए नहीं चाहिए। जब दादी ही नहीं रही तो रुपए लेकर हम क्या करेंगे? हम दोनों भी आज ही यहाँ से चले जाएंगे। उन लोगों की बात चली रही थी कि अचानक ही कॉल बेल बजी। रोहित ने दरवाज़ा खोला और आगंतुक को सादर अंदर लिवा लाया। आगंतुक कोई और नहीं, दादी के वकील साहब थे, जो हाथ में ब्रीफकेस लेकर आए थे। कमरे में आने पर उन्होंने सबका अभिवादन किया। उनके अचानक आगमन से सभी थोड़ा आश्चर्यचकित थे। उन्होंने एक तरफ सोफे पर बैठकर अपनी बात प्रारंभ की। वे बोले, आज दादी को गुजरे 15 दिन हो चुके हैं और उनके निर्देशानुसार मैं आज आपको उनकी वसीयत पढ़कर सुना दूं। ऐसा ही निर्देश दादी ने मुझे दे रखा था। बेटा चौंक कर बोला, क्या कह रहे हैं आप वकील साहब? मेरी जानकारी के अनुसार तो माताजी ने कभी कोई वसीयत नहीं बनाई थी। फिर आप किस वसीयत की बात कर रहे हैं? वकील साहब संजीदगी से बोले। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही रजिस्टर्ड वसीयत तैयार करवाई थी और उसके अनुसार उनकी मृत्यु के 15 दिन बाद ही वह वसीयत खुलना है। सो मैं आज उसे लेकर आया हूँ। सभी वकील साहब की बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गए, मगर रोहित को याद आ गया कि दादी उसके साथ वकील साहब के घर गई थी। शायद उस दिन ही वसीयत बनाई गई है। वकील साहब ने ब्रीफकेस खोलकर सील्ड लिफाफे में बंद वसीयत निकाली और उसे दादी के बेटे को देकर पढ़ने को कहा। तो वो बोला, आप ही खोलें और आप ही पढ़कर सुनाइए। वकील साहब ने खोलने से पहले गवाही के तौर पर लिफाफे पर दादी के बेटे रोहित और कल्लू के दस्तखत लिए। फिर लिफाफा खोलकर उसमें से वसीयत निकाली और पढ़ना शुरू किया। प्रारंभ में दादी ने अपना परिचय और संपत्ति का विवरण लिखाया था। सभी उत्सुकता से वसीयत के आखिरी पैरा को सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वकील साहब पढ़ते जा रहे थे और अंत में उन्होंने पढ़ा, मेरे पति द्वारा स्वयं अर्जित कमाई से बना वो घर जिसमें मैं निवास करती हूँ और उसकी एकमात्र स्वामिनी हूँ, उस मकान पर मेरे बेटे अथवा किसी भी अन्य रक्त संबंधितों का कोई हक अथवा दावा मान्य नहीं होगा, बल्कि मेरी मृत्यु के पश्चात निर्विवाद रूप से मेरे उस मकान के संयुक्त मालिक मेरी देखभाल करने वाले पद्मा और रोहित संयुक्त रूप से होंगे, मगर उन्हें भी मालिकाना हक तभी मिलेगा जब वे विवाह कर लेंगे। वसीयत का विवरण सुनकर सभी चौंक पड़े। वसीयत में आगे दादी ने प्रावधान किया था कि यदि इस मकान के हक संबंधी मामले में मेरे बेटे अथवा कल्लू ने कोई विवाद करने का प्रयास किया तो वो कानूनी रूप से अमान्य होगा, क्योंकि मैं ही इस संपत्ति की एकमात्र मालिक हूँ और अपनी मर्जी से इसे किसी को भी सौंपने हेतु सक्षम और कानूनी रूप से समर्थ हूँ। यह सब सुनकर सभी ने सोचा कि दादी ने फुल प्रूफ रूप से व्यवस्था कर दी है। वकील साहब ने वसीयत पढ़कर दादी के बेटे के हाथ में दे दी। उसने गुस्से में उसे फेंक दिया और बोला, मैं अदालत जाऊंगा और ये प्रॉपर्टी हासिल करके रहूंगा। वकील साहब मुस्कुराकर बोले, बेटे ऐसा करके तुम अपना वक्त और पैसा दोनों सिर्फ बर्बाद ही करोगे, क्योंकि तुम्हारी माँ ने इस बारे में स्पष्ट उल्लेख कर दिया है। फिर भी तुम चाहो तो अपने वकील से बात कर लो। इधर कल्लू ने जब बाजी पलटती देखी तो फौरन रोहित की ओर मुड़कर बोला, अरे रोहित सर, आप भी तो कुछ बोलिए, आप ही तो अब सर्वे सर्वा है। बिल्कुल चिंता न करें सर, मैं आपको भी अच्छी कीमत इस घर की दिलवा दूंगा, इस प्रॉपर्टी की, बस आप हाँ कह दो। दादी का बेटा आश्चर्य से कल्लू को देख रहा था, जिसने बाजी पलटते ही पासा बदल लिया था। रोहित दोनों हाथ जोड़कर सबसे बोला, आप लोग मुझे माफ़ करें, मुझे प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं है, मुझे नहीं चाहिए ऐसी प्रॉपर्टी। अरे जब दादी ही नहीं रही तो मकान का हम क्या करेंगे? उसने पद्मा से कहा, चल रे हम दोनों मेरे गांव चलते हैं, वहीं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेंगे। वे चलने को तैयार हुए तो वकील साहब ने टोका कि आप कहाँ जा रहे हैं? दादी ने इस बात की आशंका को ध्यान में रखकर वसीयत में लिखवाया है कि यदि आप दोनों इस प्रॉपर्टी को नहीं लेंगे तो ये सरकारी संपत्ति हो जाएगी और सरकार इसका जैसा चाहे उपयोग कर सकती है। तो यदि आपने इस प्रॉपर्टी को नहीं लिया तो ये उनके किसी वारिस को भी नहीं मिलेगी। मजबूरी में रोहित और पद्मा ने इस प्रस्ताव पर सहमति दी और तब से आज तक विवाह करके वे उसी मकान में रह रहे हैं। इस प्रकार दादी की वसीयत ने रोहित और पद्मा की जिंदगी बदल कर रख दी। दोस्तों, जो बच्चे अपने माता पिता की कद्र नहीं करें, अपनी बूढ़ी माँ को प्रॉपर्टी के लिए मारने तक का प्रयास करें, उनको इसी तरह की सबक मिलना चाहिए ताकि ज़िंदगी में कोई भी बेटा अपनी माँ के साथ इस तरह की हरकत करने के लिए सोचे। आपको दादी का फैसला कैसा लगा? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।